प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र में पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि में अंतर, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी में अंतर, टीआर, एआर, एमआर में संबंध को समझेंगे। आप कितना समझ पाए हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए कि हम कहाँ तक समझ पाए हैं, हम कितना कर पा रहे हैं। तो लिंक को खोलने में अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सबसे ज़रूरी और निवेदन है कि अगर आप अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगी। पूर्ति के मात्रा में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो पूर्ति का नियम क्या है? जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, जब वस्तु का मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है। इसको पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति और मूल्य के बीच क्या होता है? सीधा संबंध होता है। लेकिन यहाँ हम लोग पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के अंतर को समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो समझिए। पूर्ति में वृद्धि, जब उत्पादक कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से अधिक इकाइयों की पूर्ति करता है, इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इस अवस्था में उत्पादक की पूर्ति अनुसूची बदल जाती है तथा उसका पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अगर वृद्धि हो रही है तो वो दायां ओर उसका वक्र जाता है, और कमी होने पर बाईं ओर उसका वक्र जाता है। तो कीमत के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण से अगर पूर्ति बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए पुराना स्टॉक का सफाई करना है, या मेरा माल गोदाम में रखे रखे ख़राब हो रहा है, उसको बेचना है, वो सब कारण से अगर हम लोग पूर्ति को बढ़ा रहे हैं, मतलब मूल्य को छोड़ के कोई दूसरा कारण से, तो वो पूर्ति में वृद्धि कहलाएगा। तो चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ओपी मूल्य है और ए बिंदु पर मात्रा कितना, OQ, एस पूर्ति वक्र है। अब जब मूल्य स्थिर है लेकिन पूर्ति में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, और S1 वक्र अपनी दाईं ओर खिसके। इससे पता चलता है कि पूर्ति में वृद्धि हुई है। तो चित्र में OP पर OQ1 मात्रा की पूर्ति होती है, मूल्य OP पर OQ2 मात्रा की पूर्ति होती है, इसे पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। वक्र कहाँ है? दाईं ओर खिसक रहा है। पूर्ति में विस्तार, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादक अधिक इकाइयों की पूर्ति करते हैं तो इसे पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। इस अवस्था में उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर सरक जाता है। कहने मतलब जब मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, तो इसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। मतलब मूल्य के कारण जब पूर्ति बढ़ रहा है, यहाँ पर जब मूल्य OP मात्रा OQ, मूल्य जब बढ़कर OP1 मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जा रहा, इसका मतलब है कि पूर्ति में QQ1 की वृद्धि हो रही है और मूल्य में वृद्धि PP1 है। और हम लोग एक ही पूर्ति रेखा A बिंदु से B बिंदु की ओर संचरण कर रहे हैं। पूर्ति के संकुचन तथा पूर्ति में कमी के बीच अंतर कीजिए। तो पूर्ति में संकुचन, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो पूर्ति में होने वाली कमी को पूर्ति का संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर सरक जाता है। मतलब जस्ट पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन होता है। एक मूल्य के कारण अगर पूर्ति कम हो गया, जैसे मूल्य घट गया तो पूर्ति भी घट रहा है, तो वहाँ पूर्ति का संकुचन कहलाएगा। और हम लोग एक ही पूर्ति वक्र में ऊपर से नीचे बिंदुओं की ओर संचरण करेंगे। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, मूल्य OP, पूर्ति की मात्रा है OQ, मूल्य घटकर OP1 हो गया, पूर्ति की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई, और हम लोग पूर्ति वक्र SS का B बिंदु से A बिंदु की ओर सरक गए, तो इसको हम लोग पूर्ति में संकुचन कहेंगे। पूर्ति में कमी, तो वस्तु की कीमत समान रहने पर, मतलब मूल्य के कारण नहीं, कोई दूसरा कारण से अगर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उसको हम लोग पूर्ति में कमी कहेंगे। इसमें देखिए मूल्य स्थिर है OP पर, पूर्ति पहले OQ था, E बिंदु पर संतुलन है, यहाँ पर पूर्ति वक्र SS है। अब क्या हुआ? मूल्य स्थिर है लेकिन पूर्ति घटकर OQ से OQ1 हो गई, अब पूर्ति वक्र SS से होकर S1 हो गया, मतलब पूर्ति वक्र अपनी बाईं ओर खिसक गई है। तो कमी में बाईं ओर खिसकता है और वृद्धि में दाईं ओर खिसकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ बाईं ओर खिसक रहा है तो
पूर्ति में कमी कहेंगे। कुल आगम, आगम को हम लोग आय भी बोल सकते हैं, औसत आगम तथा सीमांत आगम की परिभाषा दे तथा इसके बीच संबंधों की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो कुल आगम या टोटल रेवेन्यू टीआर, तो सभी बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। मतलब अगर आपके पास 5 टॉफ़ी, एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपया, 3 टॉफ़ी बेचे और उसका दाम है 3 रुपया, तो मात्रा कितना है आपके पास, कितना टॉफ़ी बेचे, 3 टॉफ़ी, तो 3 गुने मूल्य 3 रुपया, 3 गुने 3 बराबर 9 कुल आय होगी। तो कीमत को हम लोग पी मानेंगे और बिक्री की मात्रा को क्यू मानेंगे। तो कुल आगम का फॉर्मूला होगा मूल्य गुने मात्रा, मतलब पी को क्यू से गुना कर देंगे। तो इसमें जो पी और ए आर का मान सेम होता है, बराबर होता है, इसलिए पी को हम लोग ए आर भी लिख सकते हैं। तो ए आर गुने मात्रा कीजिए या पी गुने मात्रा कीजिए। और इसका दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एम आर, मतलब टी आर बराबर सिग्मा एम आर, मतलब सीमांत आय को भी अगर हम जोड़ते जाएंगे तो मेरा कुल आय ज्ञात हो जाएगा। औसत आगम मतलब एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम क्या है, तो कुल आगम को बेची गई मात्रा से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। मतलब जितना भी मेरा कुल आय है या आगम है उसको हम उत्पादित मात्रा से भाग दे देंगे तो वो औसत आगम बन जाएगा। तो औसत आगम का फॉर्मूला होगा कुल आगम बट्टा मात्रा। सीमांत आगम, सीमांत आगम अतिरिक्त बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल आगम है, कुल आगम में वृद्धि है। एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, करने मतलब है कि पहला इकाई से 10 आय हुआ, दूसरा इकाई से 20 आय हुआ, तो टी आर एन मान लीजिए अगर हम दूसरा इकाई का निकाल रहे हैं तो 20 होगा टी आर एन, और टी आर एन माइनस 1 20 से पहले वाला कितना था 10, तो 20 माइनस यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 हो जाएगा। और अगर टी आर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में अगर दिया रहे तब हम वहाँ अवकलज का सहारा लेते हैं सीमांत आगम निकालने के लिए, मतलब टोटल का डेरिवेटिव हम लोग निकाल देंगे तो वो मार्जिनल हो जाएगा, मतलब सीमांत हो जाएगा। तो एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, करने मतलब है टोटल का डेरिवेटिव हम लोग क्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो सीमांत आगम बन जाएगा। चित्र में हम लोग देख रहे हैं एक्स अक्ष पर उत्पादन, वाई अक्ष पर कुल आगम को लिएगा, नीचे एक्स अक्ष पर उत्पादन और वाई अक्ष पर ए आर और एम आर मतलब औसत आगम और सीमांत आगम को लिया गया। चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जब कुल आगम और सीमांत आगम दोनों घटता है कुल आगम बढ़ता है, और जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है मतलब अक्ष को काटता है तो वहाँ कुल आगम अधिकतम होता है, और जब कुल आगम ऋणात्मक होता है मतलब अक्ष से नीचे आ जाता है तो कुल आगम घटना शुरू कर देता है। चित्र में टी आर कुल आगम जब अधिकतम होता है सीमांत आगम शून्य होता है, देखिए यहाँ अधिकतम तो सीमांत आगम शून्य। जब सीमांत आगम या एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। एम आर धनात्मक शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है परंतु ए आर धनात्मक ही होता है। औसत आगम शून्य उस अवस्था में होता है जब वस्तु मुफ्त में ही दी जाए, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है, ए आर शून्य नहीं होता है, टी आर भी शून्य होता है। कहने मतलब है मुफ्त में तो जल्दी सामान मिलता नहीं है, इसीलिए औसत आगम शून्य नहीं होगा। तालिका से हम लोग समझेंगे, जैसे बेची गई इकाई मात्रा को ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, कीमत ले लिए हैं कीमत पी, तो पी हो गया मेरा 10 9 8 7 6 5 4, मतलब घटा मतलब 10 से एक इकाई कम करते जाइए याद करने के लिए। कुल आगम, तो कुल आगम कैसे लिख लेगा, तो कुल आगम का फॉर्मूला भी हम बताए थे, टी आर बराबर हो जाएगा मूल्य गुने मात्रा, मतलब पी गुने क्यू, मूल्य को मात्रा से गुना कर देंगे तो कुल आगम लिख लेगा। तो गुना कीजिए 1 गुने 10 10, 2 को 9 से गुना कर 18, 3 को 8 से 24, 7 चौक 28, 6 पचे 30, 5 6 30 और 7 चौक 28 हो गया। औसत आगम ए आर, तो ए आर और पी क्या होता है बराबर होता है, तो जो पी का मान होगा वही ए आर का भी मान सेम होगा, सेम लिख दिए। सीमांत आगम, तो सीमांत आगम का फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ देखे थे, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, तो टी आर कितना हो गया मेरा, मान लीजिए हमको 10 इकाई मिला तो 10 का 10 रहा,
अब है 18 में 10 को घटा देंगे तो TRN मेरा 18 और TRN-1 मेरा हो जाएगा 10। तो 18 - 10 बराबर 8। फिर 24 - 18 बराबर 6, 28 - 24 बराबर 4, 30 - 28 बराबर 2, 30 में 30 गया 0 और 28 - 30 बराबर -2। इस तरह हम लोग सीमांत आगम को निकालेंगे और यही लोग के बीच संबंध है। बच्चों, टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और किसी तरह की भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सलूशन करूँगा। धन्यवाद।